बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गाय महते शाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में बलदियाती इलेक्शन के इनकाद के हवाले से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस वक्त नया पैटर्न, नया तरीक़ाकार जो इन बलदियाती इलेक्शन में जिनका इतला किया गया है, उस हवाले से जो है वो फॉर्मर यूसीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन क्या राय रखते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि पहले माजी में जो इलेक्शन हुए उसमें हमने ये चीज़ देखी कि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उन्होंने पूरी यूसीसी से जो है वो बराह रास्त तमाम से वोट लिए। लेकिन अब जो है वो पैटर्न चेंज है। अब जो है वो बाकायदा 9 काउंसलर होंगे, वो जो है वो बराह रास्त आवाम से वोट लेंगे, फिर उन्हीं से जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। यानी इसकी बात जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जो है वो बलदियाती इलेक्शन में ट्विस्ट है। इसी ट्विस्ट पर, इसी जो सूरत हाल है, इसी पर जो है वो फॉर्मर चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वो क्या राय रखते हैं और क्या वो समझते हैं कि ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये बलदियाती इलेक्शन की एक बेहतरीन अच्छी अक्कासी है या इसमें जो है वो कोई चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि जो सीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, उनकी तरफ बढ़ा जाए, उनसे बात करके ये जाना जाए कि बलदियाती इलेक्शन के इनकाद की बात हो, बलदियाती इलेक्शन के पैटर्न की बात हो, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस मैसेज को आवाम तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोग भी ये चीज़ समझ सकें कि इस दफ़ा जो है वो बलदियाती इंतखाबात किस तर्ज पर होने जा रहे हैं और बलदियाती इंतखाबात का पैटर्न क्या होगा, किस तरह वो अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करेंगे, किस तरह वो अपने जो मुंतखब नुमाइंदगान होंगे उनसे फिर अपने जो ख़ास तौर पर बुनियादी हुकूक हैं उनकी डिमांड, उनका जो है वो फराहमी, वो उनके सामने रखेंगे। क्योंकि बलदियाती इलेक्शन कराने का बेसिक मकसद, ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो एक आवाम है, जो एक आम लोग हैं, उनके पास इतनी जो है वो वसाइल आ सकें कि वो बआसानी जो है वो अपनी बुनियादी मसाइल का हल करा सकें थ्रू अपने काउंसलर, थ्रू अपने सीसी, यूसी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। इन्हीं चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मियां ताहिर अयूब साहब इस वक्त मौजूद हैं, फॉर्मर सीसी चेयरमैन भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो अमेंडमेंट की जा रही हैं वो कितनी कोई काबिल कबूल हैं, कितनी वो कोई मुस्बत तरीके से आवाम पर असरअंदाज होंगी, कितने उसके जो है वो मनफी असरात होंगे। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में जो है वो मियाँ साहब से हम जानेंगे। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपका। मैं जानना चाहूँगा मियाँ साहब कि इस वक्त जो तरमीम हो रही है, क्योंकि इससे कबल जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमने ये देखा था कि चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, उन्होंने जो है वो वोट जो थे वो बराह रास्त आवाम से लिए। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज है, अब वो पैटर्न तब्दील है। क्या देख रही हैं ये चीज़? ये बेहतर है, पहला सिस्टम बेहतर था, आवाम के लिए क्या चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर तो कंपैरिजन हम करें, ये बिल्कुल जो एक्ट पास हुआ है, ये पिछला जो बलदियाती एक्ट है उसकी तरमीम नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नया एक्ट है। और जो इसमें यूनियन काउंसिल की उन्होंने रखा है कि एक यूनियन काउंसिल में 9 काउंसिलर बनेंगे जो आवाम के वोटों से मुंतखब होंगे और गैर जमाती उसका पहला फेज़ होगा। और जो 9 बन जाएंगे उसके बाद वो 9 जो है उनको 1 महीने के अंदर किसी भी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होगी। फिर वो 4 स्पेशल सीटों वाले वो 9 बंदे इलेक्ट करेंगे, एक यूथ, एक मिनार्टी का, एक वोमेन और एक लेबर या दूसरा, इस तरह। तो 13 का हाउस बनेगा। फिर 13 में से एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा। तो हमारा तो इतराज़ इसमें सबसे पहले यही है कि चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए। कि अगर चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होता है तो उसको पूरी यूनियन काउंसिल का पता होता है और पूरी यूनियन काउंसिल से वोट लेके आता है, उसका विजन होता है और इस हवाले से वो काम करता है। फिर ये अगर आप पहले मरले का गैर जमाती करा रहे हैं तो दूसरे मरले का क्यों जमाती करा रहे? इससे हाथ ट्रेडिंग भी होगी, इसमें लोगों की जो है हुकूमती मुदाखलत भी होगी, ब्लैक मेलिंग भी होगी, पैसा भी चलेगा, सियासी असर रसूख भी चलेगा। या पहला मरला भी जमाती करें और दूसरा भी जमाती करें, या पहला भी गैर जमाती करें, दूसरा भी जमाती करें। लेकिन बहरहाल इन सब बातों के बावजूद और इन तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मेरी राय ये है कि बलदियाती निज़ाम चलना चाहिए, बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात देने चाहिए ताकि आवाम के जो मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, सफाई के हैं, स्ट्रीट लाइट के हैं, पार्कों के हैं, पैच वर्क के हैं, इस तरह के पीने के पानी के मसाइल हैं, वो आवाम उनको हल करवाने के लिए अपने बलदियाती नुमाइंदों के पास जाए और बलदियाती नुमाइंदे उनको रिलीफ दें। नुमाइंदे जो है वो उनको रिलीफ दें। ख़ास तौर पर ये चीज़, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जानना है कि पहले की तरह जिस तरह आप ये चीज़ देखते थे कि जो वाइस चेयरमैन था, जो चेयरमैन थे,
वो डोर टू डोर बाकायदा जाते थे और वो अपनी उस वक्त के लोगों के पास बैठते भी थे, वोट भी लेते थे, उनको यकीन दहानी भी कराते थे, वादे भी करते थे और ये भी जो चीज़ की यकीन दहानी कराते थे कि उनके हुकूक का 100% जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन अब वो चीज़ मियाँ साहब ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा वैलिड है कि अब चूँकि काउंसलर अब बराह रास्त जो है वो वोट आवाम से लेगा, जो एक यूसी सीसी होगी वहाँ से, तो ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का भी इस चीज़ में जो है वो खदशा है। हॉर्स ट्रेडिंग भी इसमें मियाँ साहब कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि इसमें जो है वो कोई भी इलेक्शंस हों तो उसमें पैसा जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के भी ख़तरात हैं कि जो काउंसलर होंगे फिर वही जो आवाम का वोट लेके आ रहे होंगे उन्हीं पर ही कोई जो है वो सौदा फिर होगा। जी 100% इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि गैर जमाती जब इलेक्शन होगा तो 9 काउंसलर बनेंगे, 5 अगर एक तरफ हो जाएंगे तो वही 4 स्पेशल सीटों वाले इलेक्ट करवाएंगे, उन्हीं में से फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेगा। तो ज़ाहिर है या तो पैसा चलेगा, जो बंदा आइंदा चेयरमैन बनना चाहेगा वो पैसा चला के काउंसलर को ख़रीदेगा, या फिर हुकूमती असर रसूख होगा कि जिसके ऊपर हुकूमत हाथ रखेगी और वही चेयरमैन बन जाएगा। बेशक वो वोटों की तादाद से 9वें नंबर पे यूनियन काउंसिल पे हो, क्योंकि जो 9 काउंसलर बनेंगे वो टॉप 9 जो होंगे वो बनेंगे। तो इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का तो इसमें 100% चांस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी राय में ये है कि चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो बराह रास्त होना चाहिए और हुकूमत को इसमें तरमीम भी करनी चाहिए। जैसे जमाती, जिस तरह भी आपने बात की कि पहले मरहले में जमाती इंतखाबात, दूसरे मरहले में फिर जो है वो गैर जमाती इंतखाबात, तो ये क्या लॉजिक है? ये को मियाँ साहब आप कोई इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है? कोई अपनी हुकूमत की पॉलिसी है कि कहीं वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या इस दफ़ा जो है वो आवाम हम पे एतमाद करती है, नहीं करती? कोई इस तरह का मामला है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये पहले मरले में उन्होंने गैर जमाती रखे हैं और दूसरे मरले में जमाती रखे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के अंदर एक खौफ है कि उनको ये नज़र आ रहा है कि शायद ये बल्दियाती इलेक्शन हो तो आवाम जो है हमें वोट ना दें, अपोजिशन की पार्टी कोई ना कोई वोट लेके ज़्यादा अक्सरियत में आ जाए। तो पहला मरला हम गैर जमाती कराती हैं, तो ज़ाहिर है जो लोग जीत जाएंगे उस पर फिर हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल होगा और अक्सरियत में लोग जो हैं वो अपने काम करवाने के लिए हुकूमती पार्टी में शामिल हो जाएंगे और फिर हुकूमत कहेगी देखिए जी हमारी हर जगह पे हमारी पार्टी के लोग बने हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हमारी पार्टी के बने हैं, तहसील कारपोरेशन या तहसील काउंसिल के भी या टाउन कारपोरेशन के भी या म्यूनसिपल कारपोरेशन के हमारे लोग बने हैं। तो ये सब चूँकि हम बात इस वक्त आम शख्स की कर रहे हैं और हमने भी बारहा दफ़ा इस चीज़ पे प्रोग्राम किए कि बलदियाती इंतखाबात जो है वो वक्त की ज़रूरत है और बिला ताख़ीर बलदियाती इंतखाबात का जो इनकाद है वो होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आम आवाम के लिए इस चीज़ को पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है कि ग्राउंड पर जाकर एक शख्स को, एक आम शहरी को, एक मिडिल क्लास तबके को जो इस उम्मीद में बैठा था कि बलदियाती इंतखाबात होंगे, हमारी गले मोहल्ले से जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे, हमारे मसाइल हल होंगे, इस सिस्टम में उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? जी इस सिस्टम में तो नज़र ये आता है कि चूँकि मैं 2001 का जो सिस्टम था उसका भी हिस्सा रहा हूँ, फिर 2015 के जो इलेक्शन हुए थे उसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ। तो इस एक्ट में तो मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पे बलदियाती अदारे जो नुमाइंदे होंगे उनको इतने इख्तियारात नहीं दिए गए, उनको ज़्यादा इख्तियार कर दिया गया और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा इख्तियार दिया गया। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ज़िला कौंसिल ख़त्म की गई है, तहसील कौंसिलें कायम होगी, बड़े शहरों के अंदर टाउन कारपोरेशनें बनेगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो अथॉरिटीज़ होंगी उस सब का हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा और जो बलदियाती नुमाइंदों के हेड होंगे वो उसके साथ मेंबर होंगे। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सतह पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाएंगे, उसका हेड भी डिप्टी कमिश्नर होगा। हालांकि 2001 में आपको पता है कि जितने भी बलदियाती इदारे होते थे, साल्ट वेस्ट थी, PHA था और इसके बाद वासा था, FDA था, इन सब के जो हेड थे वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता था और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके मतहत थी। इसलिए उस दौर के अदारों ने ज़्यादा डिलीवर किया। एक जो है वो मेयर सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जी मेयर सिस्टम को अब इन्होंने ये किया ना कि लॉर्ड मेयर सिस्टम को ख़त्म किया। जो टाउन कारपोरेशन होगी उसका जो हेड होगा उसको मेयर का नाम तो दिया गया, लेकिन फैसलाबाद शहर जो है इसमें 4 टाउन कर देंगे, 5 टाउन कर देंगे, तो ज़ाहिर है वो इसको डिवाइड कर देंगे और उसके इख्तियारात भी ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ देखिएगा कि आम लोगों को एक बड़ा शिकवा रहा है ब्यूरोक्रेसी से और वो ये कहते हैं कि भाई आपने तमाम तर इख्तियारात लाकर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की गोद में निछावर कर दिए हैं। ये ज़रा चीज़ आप देखें, इससे आम शहरी को कितना बेनिफिट होना है, चूँकि एक काउंसलर, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन जो आम से वोट लेके जा रहा है और वही सही तरीके से आवाम के मसाइल हल करने से काफ़ी नाकाफ नहीं हो पा रहे, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आवाम के मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सके। तो
फिर जाहिर सी बात है कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल निशान ज़रूर बनता है। बहरहाल आगे भी चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मर जो हमारे साथ यूसीस के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उनको अपने साथ इंगेज करें, उनसे डिटेल से जानने की कोशिश करें कि नया जो एक्ट है, जो इस वक्त एक नया पैटर्न लॉन्च किया गया है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, कितना उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और कितना ये समझते हैं कि ये अवाम में डिलीवर कर सकेगा। बहरहाल वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अहम चीज़ पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शंस जो इस वक्त होने जा रहे हैं, जो बिल्कुल करीब हैं, उस सूरत हाल पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं और साथ में हम ये भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो बलदियाती पैटर्न जो है वो जो तैयार किया गया है, उस पर जो साबिक उम्मीदवारान थे जो इस वक्त बलदियाती इंतखाबात लड़ने की तैयारियों में थे, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार कर रहे थे। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ग़ुलाम भीख अवान साहब मौजूद हैं, जो माजी में भी बलदियाती मैदान इलेक्शंस में जो है वो उम्मीदवार रहे हैं और कई दफ़ा इन्होंने इस मामलात पर बात भी की है, अपने हल्के की आवाम को, अपनी उस आवाम को रिप्रेजेंट भी किया है और ख़ास तौर पर बलदियाती इंतखाबात जब भी होते हैं बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका, आपके वक्त देने का, और साथ में मैं ये जानना भी चाहूँगा कि जिस तरह इससे कबल हमने बात की तो कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो एक पूरा पैटर्न है, तो क्या वाकई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या वाकई आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ग्लिच मौजूद है जिसे दूर करने की हमें ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फ़राहम किया। मैंने आज ही आपका प्रोग्राम सिटी एट 10 में भी मैंने ये बात की है, इस पर बड़ी कम्प्रीहेंसिव। तो यकीनन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि ये 2025 वाला जो हमारा अभी लोकल गवर्नमेंट एक्ट असम्बली से पास हुआ, गवर्नर साहब ने उसको साइन करके बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन भी कर दिया है और अब ये हमारे सूबा पंजाब का नया जो बलदियाती कानून 2025 वाला है वो नाफजुल अमल है अमलन। अब इसमें इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से अभी चूँकि हल्का बंदियाँ होनी हैं तो इस पर भी टाइम लगेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने इसमें 4 हफ़्ते की वो इल्तवा भी कर दी है और उसमें यकीनन ये कानून साजी के बाद चूँकि हल्का बंदियाँ नहीं होनी हैं, हल्का बंदियों के बाद ज़ाहिर है जब हल्के नए बन जाएंगे फिर लोगों को अपीलों का मौका मिलेगा, एतराज़ात सुने जाएंगे, फिर वो फ़ाइनल होंगी, तो इसमें ये 2-3 महीने लग जाने। मैं इंतखाबात जो हैं वो मैं मार्च अप्रैल में होते हुए देख रहा हूँ। अब रही बात इसमें जो ड्राबैक्स हैं, लैकूनास हैं, वो यकीनन हैं और उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर हम तकाबुली जायज़ा लें 2001 वाले बलदियाती इलेक्शंस का और 2013 वाले का और 2021 वाले का और अब ये 2025 वाले का, तो इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। तो ये हमारी बदनसीबी रही है कि बलदियात के जो इलेक्शंस हैं या बलदियात के जो कवानीन हैं, मैं समझता हूँ अगर इसका नतीजा निकाल के बताऊँ तो 2001 वाला जो बलदियाती कानून था वो इससे बहुत बेहतर था, क्योंकि उसमें बलदियाती इंतखाबात में ग्रास रूट लेवल पे आपने लोगों को इख्तियारात देने होते हैं। लेकिन ये 2001 के कानून से आज तक इसको आप देख लें, इसको डिक्रीज़ करते करते अभी अफसरशाही का खिलौना बन के रह गया। तो इस सारी बात का अगर मैं नतीजा निकालूँ, अगर मैं आपको बातें बतानी चाहूँ, फ़र्ज़ करें मैंने आगे टैक्सेशन पे बात की, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस बात पे बात करते हैं। टैक्सेशन अब चूँकि दोहरे टैक्स तो आप वसूल नहीं कर सकते, आवाम से दोहरा बोझ तो डालते नहीं, ये बड़ा अपरेंट लॉ है। अब इसमें बात ये है कि आपने यूनियन कौंसिल को ये इख्तियार दिया कि आपने अपने ज़राए आमदन ख़ुद जनरेट करने। अब उसमें एक यूनियन कौंसिल में अगर आपकी टैक्सेशन वो आपके हाउस से पास हो जाती है सारे के बाद, फिर वो आपका जो चेयरपर्सन होगा वो उसको इम्पोज़ कर देता है। दूसरी यूनियन कौंसिल में वो सिमेट्रिकल अगर नहीं होगा तो आवाम का एतराज़ आएगा, अवामी नुमाइंदों पर एतराज़ आएगा। फिर उससे होगा क्या कि उस तफरीक या इम्तियाज़ की बदौलत वो क्रिटिसाइज़ होगा और लोगों के लिए मसाइल इतने बढ़ेंगे कि वो अवाम में बेचैनी का बायस बने। इस चीज़ में फिर एक करप्शन का अंसर, वो एलिमेंट भी बढ़ेगा, जहाँ तक मैं अगर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता। देखें, ये जो करप्शन का एलिमेंट है ना जी, वो तो मैन टू मैन वेरी करता है, हर जगह मौजूद भी होता नहीं भी होता। अगर बंदा अच्छा है तो वो नहीं है, अगर वो बंदा कोई ऐसा है बदयानत है तो फिर वो उसमें ज़ाहिर है शाम। अच्छा, एक चीज़ पर मैं ख़ास तौर पर बात करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि सलीम हैदर साहब गवर्नर पंजाब, उन्होंने जो है वो पूरा एक जो ड्राफ्ट उनको भेजा गया, जो उनको चीज़ें भेजी गई, उन्होंने सिग्नेचर किए, पास किया, गज़ट नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ। ये क्या आप समझते हैं, क्योंकि मासी में जब भी
मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बलदियाती इंतखाबात की बात की है, तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाए, पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनके साथ इसमें जो है वो शरीक ना होने तक की जो है वो बात हुई। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी पहुंच जाते हैं, उनको जो है वो गवर्नर हाउस में पूरी ब्रीफिंग भी दी जाती है, उसमें सब कुछ उनको बताया भी जाता है। तो ये फिर मुश्तरका आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चूँकि एक अभी भी गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, अलाइंस हैं, तो ये फिर एक मुश्तरका आप समझते हैं कि उनकी तरफ से जो है वो इम्पोज़ किया जा रहा है इस चीज़ को? भैया असल में चूँकि लोग ना जी थोड़ा सा सरफ़ नज़र करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते हैं, तो मैं ये जुर्रत करके आपको बताना चाहूँगा कि यकीनन ये सियासी लड़ाई है मेरा भाई। मुस्लिम लीग नून चूँकि पंजाब की मकबूल आम जमात है, पंजाब में उनको अक्सरियत भी है, पजीराई भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में चाहती है, चूँकि आगे ये टेनोर ख़त्म होना है, आधा गुजर गया है, तकरीबन आधा बकिया रह गया है, तो वो आइंदा इलेक्शंस की हिकमत अमली के तौर पे ऐसी सियासी बातें करते हैं, जबकि उनके अपने सूबे में जो कुछ सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। तो इसको कानून को एतराज़ बड़ा एतराज़ वाली बात है, लेकिन कुछ ऐसे इस कानून में ड्राबैक्स हैं जेन्युइन, जो मैं समझता हूँ कि अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है और अवामी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है। सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि बल्दियात के नुमाइंदगान से उनके इख्तियारात कम करते करते अब इस नहज पे आ गए कि इसको खिलौना बना दिया। मसलन फ़र्ज़ करें पहले इसमें से FDA निकाला, वासा निकाला, PHA को निकाला, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को निकाला और आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को निकाला। अब मुझे बताएं कि क्या स्ट्रीट लाइट्स के लिए और छोटी सी गलियों के लिए ये बल्दियात रह गई? फिर इसके हिस्से बखरे कर दिए गए कि जो अब टाउन कॉरपोरेशंस बननी हैं। हमारा तो ये ख्वाब था कि चूँकि पंजाब में सिर्फ लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी, अब फैसलाबाद की 6 या 7 डिवीजन्स बनती हैं, जिनमें से मुझे 5 तो याद हैं। लाहौर था, फैसलाबाद था, मुल्तान था, रावलपिंडी था, गुजरांवाला था, एट्सेट्रा। तो इसमें ये बात थी कि इन्होंने अब वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस को नोटिफिकेशन हो गया, उसके ऊपर इन्होंने कमिश्नर्स को, चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी तो ज़िले के डिप्टी कमिश्नर्स को इन्होंने इसका फिर चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं दिया, बल्कि किसको दिया? कमिश्नर्स को दिया, डिवीज़न के कमिश्नर्स को दिया। अब इन्होंने क्या किया 2025 वाले लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कि इन्होंने इसको और ज़्यादा इसके हिस्से बखरे करके इसको टाउन कॉरपोरेशंस बना दी। अब मुझे ये बताएं, वासा आपके पास नहीं, FDA आपके पास नहीं, PHA आपके पास नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आपके पास नहीं, सॉलिड वेस्टमेंट आपके पास नहीं, तो फिर क्या इसके ये टोटे करके आप एक स्ट्रीट वाली गाड़ी के साथ और एक किसी बंदे के साथ कि जिसके भी मुकम्मल इख्तियारात आपके पास चेक एंड बैलेंस के नहीं है, चूँकि ये इदारे बराह रास्त आपको आंसरेबल नहीं है, तो फिर क्या आप मजाक नहीं कर रहे आवाम के साथ? चीज़ समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त चूँकि सारी चीज़ें जो है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इन्हीं जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जो है वो गोद में ला के रख दी गई हैं। आम आवाम चूँकि इन इलेक्शन का मकसद ये होता है कि एक शख्स अपनी गली मोहल्ले में बैठे लोगों के मसाइल हल कर सके, उनसे आपने छीन के दोबारा उसी ब्यूरोक्रेसी की गोद में डाल दी है, जिस तक एक आम शहरी की एक्सेस भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आपने बजा कहा, और साथ ही ये है कि जो इख्तियार हैं वो इख्तियार इस म्यूनसिपल सर्विसेज के सारे तो आपने पहले ही विड्रॉ कर लिए, तो अब जो बकिया बचे हैं उसके आपने हिस्से बखरे कर दिए। फिर सबसे मुझे एतराज़ बड़ा ये है कि इसके इलेक्शन के तरीक़ाकार पे मुझे बहुत बड़ा एतराज़ है। वो ये है कि आपने यूनियन काउंसिल, जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, पूरी यूनियन काउंसिल में से आपने 9 काउंसलर्स बनाने, वो तरतीब से 1 2 3 9वें तक बंदे जाएंगे। एक बंदा 2000 वोट लेता है, एक बंदा 9वें नंबर वाला वो लेता है 100 वोट, तो वो 2000 वोट लेने वाला वो 100 वोट लेने वाले के बराबर कैसे हो सकता है? फिर होगा क्या कि उन 9 में से आपने सिंपल अक्सरियत 5 लोगों की बन गई। उन 5 लोगों के बाद आपने अगला काम ये करना है कि 9 जो स्पेशल सीटों के लोग बनाने हैं, वो जिस बंदे के पास वो 5 आ गए वो अपने बंदे बना लेगा आगे। जब वो 9 हो जाएंगे तो 9 में से उसको ज़रूरत नहीं है कि वो टोटल स्ट्रेंथ 13 में से, इसके साथ आप सियासी असर और रसूख की बात भी करें कि पैसा चलेगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। एक 9वें नंबर वाला बंदा अगर उसके पास पैसे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए वो अगर अपने साथ 5वां तो वो खुद होगा ना, 4 बंदे साथ में मिलाएगा, तो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए मिलाएगा तो वो अपना चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बना लेगा। और साथ में फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग आएगी। फ़र्ज़ करें 1 नंबर वाला किसी MP MN को पसंद नहीं, उसको 8 नंबर वाला पसंद है, 7 नंबर वाला पसंद है, 9 नंबर वाला पसंद है, वो उसके ऊपर हाथ रखेगा। साथ में कुछ वो हुकूमती दबाव जैसे आते हैं वो आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सही तर्जुमानी और हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी आवाम की। लिहाजा इन सारे ड्राबैक्स के साथ, सारी इन खामियों और कोताहियों के बावजूद बल्दियात का इलेक्शंस होने
खुश आइंद भी हैं, नागुज़ीर भी हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि बल्दियात का इलेक्शन जो है ये होना चाहिए, लेकिन इसको उसकी उस लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए कि अवाम को उनकी आपने बुनियाद पर आपने इंतकाल इक़्तिदार करना है, उनको इख्तियारात देने। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर ये मजाक है, क्योंकि इससे कबल भी जो हमने गुज़िश्ता एक बलदियाती इंतखाबात में सिनेरियो देखा है, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि आपने वाइस चेयरमैन चेयरमैन को उनकी कुर्सियों पर बरा जमान तो कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले जो है वो उस तरह बजट्स नहीं जारी किए गए। फिर जब बजट जारी किए गए तो उस तरह उनका इस्तेमाल उन बेचारों को नहीं करने दिया गया, और फिर उनको अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही जो है वो घर भेज दिया गया। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो ये जो आम अवाम के नुमाइंदे हैं, जो आम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये फिर अवाम को रिप्रेजेंट करने से कासिर ही रहेंगे। बहरहाल चूँकि चीज़ ये है, पॉइंट ये है कि जो पॉइंट्स ऐसे हैं इस पूरे पैटर्न में, इस पूरे सेटअप में जिस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको समझा जाए। और इस वक्त मोस्टली जो फॉर्मर चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, जो बलदियाती इंतखाबात लड़ने का शौक़ भी रखते हैं, अवाम के मसाइल को रिप्रेजेंट करने का भी शौक़ रखते हैं, उनके इन चीज़ों को देखा जाए, सुना जाए, और उस हवाले से जो है वो एक दोबारा इस पैटर्न को जो है वो तरतीब दिया जाए। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, सूरत आपके सामने बयान करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद क्यों ज़रूरी है और इसकी अफादियत पर, इस पर हमने बड़े डिटेल से पहले प्रोग्राम भी किए हैं माजी में, लेकिन अब जब बलदियाती इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, गवर्नर पंजाब ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं, इसके बाद अब जो पैटर्न सेट किया गया है उस हवाले से भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग भी हो गई, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पैसा भी चलेगा, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो एक राइट है, एक इख्तियारात हैं, वो अवामी नुमाइंदे तक पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शराज कालू साहब मौजूद हैं, साबिक अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बलदियाती इंतखाबात का जो इनेकाद है इस हवाले से क्या कहते हैं, पैटर्न जो सेट किया गया है वो कितना ये दुरुस्त समझते हैं। कालू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जितना टाइम जो है वो आपने बतौर अपोजिशन लीडर कॉरपोरेशन में भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जो है वो सर्व किया, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त एक बलदियाती पैटर्न जारी किया गया है जिसके अकॉर्डिंग बलदियाती इंतखाबात होने हैं, समझते हैं कि आप वो ठीक चीज़ें हैं या कोई अमेंडमेंट, चेंजिंग, तरमीम की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तक जो 2001 का निज़ाम आया था, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर था। वो आया भी मुशर्रफ दौर में था। आज तक उसके अलावा जो भी आए हैं 2004 से 2016 या 2025 में आ रहा है, इनमें सबसे बेहतरीन निज़ाम वो नाज़म नायब नाज़म का था, इसलिए कि उसमें हर एक के पास इख्तियारात इस किस्म के थे कि मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनती थी इदारों के ऊपर, जिसमें हर नाज़म नायब नाज़म उसमें शामिल थे। किसी किस्म का कोई काम उनका ना रुकता था, ना काम कोई कह ही नहीं सकता था कोई काम उनका वो रोक सकता है, ना कोई रुक सकता है। लेकिन जो निज़ाम अब आ रहे हैं, जैसे हमारी हुकूमत ला रही है या पिछले अदवार में आए हैं, ये कोई भी नहीं चाहता कि बल्दियात को जो है ना परवान चढ़ना चाहिए। ये बल्दियात के वैसे ही सब ख़िलाफ़ हैं। तो लेकिन ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि आम आदमी की जो सुनवाई है वो आ जाकर काउंसलर तक, चेयरमैन तक है। तो ये जो फ़ंड्स लग रहे हैं इस वक्त पंजाब में, जो जितना भी फ़ंड्स है वो बल्दियात का फ़ंड है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसा अभी लूला लंगड़ा निज़ाम आता है, हम उसको जो है ना कबूल करते हैं, आना चाहिए, इसलिए कि लोगों की जो है दादरसी वो ये निज़ाम की वजह से हो सकती है। जो लोगों का समझते हैं कि आप MPA MNS की कोई किसी को पता है, ना चलता है, ना कोई जाता है। तो ज़रूरत जो है वो इसकी है। समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर देर आ रहे हैं क्योंकि अरसे दराज तकरीबन जो है वो आप ये कह लें कि 10 साल का तकरीबन अरसा जो है वो होने वाला है, जो माजी में जो इलेक्शन हुए और अब जो होने जा रहे हैं, इसमें एक अब समझते हैं कि ज़रूरी चीज़ थी जो इस वक्त होने जा रही है। लेकिन वहीं पर जो इस वक्त सिचुएशन बनाई गई है, जो एक पैटर्न बनाया गया जिसमें यह है कि भाई 9 उम्मीदवार जो हैं, 9 काउंसलर जो हैं,
उन्हीं में से जो है वो एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो मुंतखब होगा, फिर 4 उसमें जो है वो स्पेशल सीट्स भी हैं। तो ये जो एक पैटर्न सेट किया गया जिसमें काउंसलर भी पूरी उस यूसीसीसी से वोट लेगा, आप समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है? या इससे पहले जिस तरह माजी में एक सिस्टम था कि एक वाइस चेयरमैन चेयरमैन जो है वो पूरी एक यूसीसीसी में घूमता था और पूरी यूसीसीसी में डोर टू डोर जाके कंपेन भी करता था, लोगों से मिलता भी था, सबको जो है वो मुंह भी दिखाता था। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो वोट ले रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़िम्मेदार होता था। एक काउंसलर अगर वो लिमिटेड इलाके में उसका वोट बैंक है, वहाँ से वो जीत भी जाता है, वो चेयरमैन भी बन जाता है, तो आप समझते नहीं है कि वो बाकी जो यूनियन काउंसिल होगी वो इस पैटर्न से, इस तरह की उससे जो है वो फिर डिस्टर्ब हो सकता है? नहीं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए कि देखें ये टोटल जो मुकम्मल हल्का होगा ना, एक अगर काउंसलर है उसका टोटल पूरी यूसी जो है ना उसका वोटर होगी। अगर पूरी यूसी उसकी वोटर है, वहाँ से वो वोट ले रहा है, तो जो चेयरमैन का उम्मीदवार रहा है या वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार रहा है ना, उसने वोट ला जो है ना, मैं समझता हूँ कि लेने ही लेने हैं। वो आम काउंसलर की निस्बत ज़्यादा वोट लेगा। आम कौन इसलिए कि काउंसलर हजरात को पता होता है कि ये बंदा चेयरमैन का उम्मीदवार है, इसने कल को ये मजबूत उम्मीदवार, इसने कल को चेयरमैन बनना है, वाइस चेयरमैन बनना है, लोगों ने उसके साथ सेट होना ही होना है, ये सिस्टम चलना है। ये नहीं है कि काउंसलर एक, मैं वो समझता हूँ कि एक दही बल्ले वाला है, वो काउंसलर बन गया है तो वो कल को आपके बकौल है कि वो चेयरमैन के फ़राइज़ कैसे अंजाम दे सकता है, ये वो नहीं होगा। वो सिस्टम आप समझते नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ है ना कि अब जिस तरह अभी हमने बात की है कि एक काउंसलर के लिए चेयरमैन को, चूँकि चेयरमैन जो है या वाइस चेयरमैन जो है वो ज़रा प्रोमिनेंट फेस होते हैं, बाकी अगर हम पूरी यूसीसीसी की बात करें तो वहाँ से फिर आप समझते हैं कि उसको एक एज हासिल होगा और लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि ये शख्स जो है वो पूरी यूसीसीसी को जानता है, पूरी यूसीसीसी के लोगों को मिलता है, उनके मसाइल पर बात करता है, उनके मसाइल को सुनता है, इसके उम्मीदवार होने के और जीतने के चांसेस ज़्यादा। जी बिल्कुल है। जो असल में दो डबल बात है। असल में जो काउंसलर हजरात होंगे ना, सब ने बनना तो पहले काउंसलर ही है, लेकिन काउंसलर में ये होगा कि अभी तक ये वाज़े नहीं हो रहा कि ये जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेगा ये अपने कुछ दस्ते रास्ते काउंसलर भी खड़े करेंगे या जो खड़े हो जाते हैं उनके साथ इलाक़ होगा बाद में, अभी तक ये वाज़े नहीं है। लेकिन ये है कि जिन जिन बंदों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उन्होंने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, जिसने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर पर चूँकि टाइम मुख्तसर है, मैं ये भी चीज़ बिशरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, बलदियाती इलेक्शंस हो जाते हैं, वाइस चेयरमैन चेयरमैन जो है वो अपनी ओहदों पे बराजमान हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं होते, फ़ंड नहीं होते, तो ये चीज़ें फिर कितनी आवाम के लिए भी नुकसानदेह हैं, तकलीफ़ का बायस हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन पर इतना प्रेशर होता है कि वो पूरी यूसीसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये को आज की बात नहीं है, ये फ़ंड्स का मसला तो होता है, पहले से भी होता है। देखिए वो जो चैम्पियन थे पिछले अदवार में, पीटीआई ने आते ही हमें फ़र्क कर दिया, फिर हमें अदालत ने जो है ना बहाल कर दिया। पहले हमारा इलेक्शन भी अदालत ने करवाया था, अदालत ही में लाती रही है, अदालत ही हमें करवाती रही है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना फ़ंड्स की बात, ये फ़ंड्स का मसला होता है, लेकिन लोगों को जो फ़ंड्स की जगह ना, लोगों को ज़्यादा ये होता है कि लोगों के छोटे छोटे काम है यूनियन कौंसिल लेवल पे, अगर वो सेक्रेटरीज रात काम नहीं कर रहे तो वो चेयरमैन उनके काम करवा रहा होता है, उनको डेथ के, ये पैदाइश के, ये आपकी लाइट्स के मुख्तलिफ़ कामों में होता है। जो ये छोटे छोटे काम हैं उनकी वजह से ना लोगों को ज़्यादा होता है कि मेरे काम होने चाहिए, तो वो चेयरमैन हजरात आसानी से करवा सकते हैं। फ़ंड्स जो है, फ़ंड तो एक मखसूस होता है, जैसे एक यूनियन काउंसिल में 50 लाख या 1 करोड़ पे आ गया या 2 करोड़ पे हो गया, लेकिन ये है कि वो मुख्तलिफ हिस्सा भी आता है, काम भी चलते रहते हैं, लेकिन होना चाहिए सर। आप समझते हैं कि उसमें जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं और गरीब की बात हो सकती है। दर हकीकत बलदियाती इलेक्शन करवाने का, उनका इनेकाद करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि गरीब शख्स को जो है वो उसके गली मोहल्ले के मसाइल हल हो सकें, उसको जो है वो सहूलियात उसकी दस्तक तक मिल सके, क्योंकि एक यूसीसीसी का चेयरमैन उन लोगों को बेहतर जानता होता है जो उसके उस यूसीसीसी में रहते हैं, जो उनको मसाइल दरपेश होते हैं। बहरहाल इस वक्त हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर बात की जाए, खुलकर बात की जाए।
लीजिए जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जितना पॉसिबल हमसे हो सके उनसे हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि कितना को बल्दियाती इंतखाबात की इस वक्त तैयारियों में हैं, क्या क्या बल्दियाती जो नया एक निज़ाम लाया जा रहा है इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस बीट के जो रिपोर्टर हैं हम उनसे भी बात करें और उनसे भी ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं कि कैसे इन चीज़ों का लेके चला जा सकता है, कैसे जो है वो एक बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और वो इस सिनेरियो में कि जहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि भाई हम इस सिस्टम से रजामंद नहीं हैं, तो फिर इसके जो है वो आउटकम क्या होंगे। बहरहाल उससे पहले लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह इससे कबल जो हमने ब्रेक की उसमें जितने हमने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो आपके सामने रखा जाए कि बल्दियाती इलेक्शंस का इनकाद, उनका पैटर्न और इस सारी सूरत हाल पर जो है वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नए बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो बेहतर हैं, किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से जो है हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद हैं जो इसी बीट को कवर करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। गुजर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमने अब इससे कबल जो है वो जितने यूसी सीसी चेयरमैन थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुना। अब क्या आप चीज़ ये देख रहे हैं, कितना कोई आप समझते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शंस का इनकाद है या बल्दियाती इलेक्शन का ये जो नया पैटर्न है ये बेहतर है, ठीक है? देखिए, इसमें बल्दियात के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चाहे जैसा भी पैटर्न हो, जैसे भी कमज़ोर हूँ या ताकतवर हूँ, इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, इस इलाके से एक बंदा उठ के स्ट्रीट लाइट के लिए कमिश्नर के पास जाएगा, उससे बेहतर है कि वो मुतलका चेयरमैन के पास जाए जिसकी कोई जन्म पत्री का मसला है। मुतलका यूसी में जब चेयरमैन के पास जाता है उसका मसला हल हो जाता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो जाता है, अदरवाइज़ उसको ADLG के पास ज़िला कौंसल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा होता है। फिर कोई भी सड़क का मसला बन गया, पैच वर्क लगाना है, तो वो डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देने की बजाय उसके मोहल्ले में चेयरमैन होता है जिसके पास फ़ंड होता है तो वो लगा देता है। तो ये छोटे छोटे मसले होते हैं और लोगों के बेशतर यही मसाइल होते हैं। वासा का मसला आ गया, पार्क का मसला आ गया, कोई ना कोई PHA का, ग्रीन बेल्ट का मसला है, कोई दुकान पे कोई टैक्स लेने आ गया है, दरख्तों का या पैच वर्क का, सीवरेज का। तो ये सारे के सारे मसले लोकल बॉडीज़ से मुतल्लिक़ है। सफाई नहीं हो रही, इस तरह की मसाइल है, तो वो जाके अपने चेयरमैन इनकाद होता है तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे कबल जो हमने ब्रेक किए हैं उसमें जितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनको खौफ है कि कहीं ना कहीं जो कौंसलर मुंतखब होंगे उनमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उनमें फिर जो है वो पैसे चलेंगे, और वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हमें तो नज़र आए हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये मसला जेन्युइन है कि कौंसलर्स पहले बनेंगे, कौंसलर्स के बाद उसी में से वोट लेके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे। तो यहाँ पर ये तहफ़्फ़ुज़ात उनका बड़ा वैलिड है कि पैसे लेके कौंसलर वोट देंगे चेयरमैन को। ताहम मसला ये है कि ये हर जगह तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग ज़मीर भी रखते हैं, बहुत सारे लोग समझ बूझ रखते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि पैसे लें। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात वैलिड भी है, लेकिन फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि कल को कोई बंदा जो MP MNAs है CM को वोट देते हैं तो उसके बदले भी तो वो उसकी काम की तवक्को रखते हैं ना। तो ये बहरहाल कोई इतनी मजबूत लॉजिक नहीं है कि जिसकी वजह से इंतखाबात डिले का शिकार बनाए जाएँ। मैं समझता हूँ जिस भी एक्ट के तहत इंतखाबात हो रहे हैं ये खुश आइंदा होने चाहिए और ये बड़े इम्पैक्टफुल साबित होंगे, लोगों के मसाइल हल हो सकेंगे। लोकल बॉडीज़ के ज़रिए बड़े, इसमें 600 अरब रुपया है पंजाब भर में जो लोकल बॉडीज़ के ज़रिए लगता है। तो ये लोगों के बेशतर वही मसाइल होते हैं ग्रास रूट लेवल के जो ये निज़ाम हल करने की शक्ल रखता है। जब देखें टाउन वाइज मेयर होंगे, 10 लाख की आबादी पर अगर एक एक्सपेक्टेड मेयर है, उसके नीचे 2 डिप्टी मेयर है, तो उस इलाके में जो टाउन बनेगा आबादी के हवाले से वहाँ पर लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। फैसलाबाद को फ़र्ज़ करें कि आप 5 टाउन में तकसीम कर देते हैं या 4 में आबादी के हिसाब से, तो ये नहर से 2 इधर 2 उधर आबादी के हवाले से, तो आपकी पहुंच में आपका मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है, चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है। तो फिर आपको ना तो ज़रूरत है MPA के पास जाने की, ना MNA के पास जाने की, ना आपको DC कमिश्नर दफ्तर में जाके ब्यूरोक्रेट्स के मुंह लगने की ज़रूरत है। आपके बेशतर काम उधर ही आपकी दहलीज़ पर हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतर इनिशिएटिव है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अब्दुर्रहमान साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, सारी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, जज करते हैं, एनालिसिस करते हैं।
आप समझते नहीं हैं कुछ अपने अकॉर्डिंग आपने जो अभी तक ऑब्ज़र्व कर सके हैं कि ये पॉइंट्स हैं जिसको अगर दुरुस्त किया जाए तो इस सिस्टम में बेहतरी लाई जा सकती है। जिस तरह अभी बल्दियाती निज़ाम का जो पूरा पैटर्न आया है उसमें आप कहीं ना कहीं कोई समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि जैसे सेनेट इलेक्शन कभी नहीं रुकते, नेशनल असम्बली के नहीं रुकते, पंजाब असम्बली के नहीं रुकते, ये भी नहीं रुकने चाहिए, ये प्रॉपर होते रहने चाहिए। एक एक्ट बनाया हो उसी के तहत हूँ, उसमें थोड़ी बहुत तरमीम होनी चाहिए। एक्ट का बिल्कुल ही बदल के नया नक्शा नहीं बनाना चाहिए ना। एक एक्ट में तरमीम की बजाय थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि ये बदल लिया, लेकिन हर बार नया से नया एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एक्ट चलता रहना चाहिए। तो उस सिलसिले में जब आप एक ही एक्ट पे रहेंगे, बार बार नहीं बदलेंगे, तो आपके पास जो लोकल गवर्नमेंट अफसरान होंगे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है या पुराने जो नुमाइंदे हैं, उनकी मुशावरत के साथ चीज़ें बेहतर करने का आपको लाजमी मौका मिलेगा, तो फिर ही चीज़ें कंटिन्यूटी रहेंगी। अब जब हर हुकूमत आके अपना नया लोकल बॉडीज़ एक्ट लाती है तो यही वजह बनती है कि फिर लोगों को पिछले की समझ नहीं आ रही होती, अगला उनको लग रहा होता है कि शायद पिछले से कुछ मुख्तलिफ होगा, हालांकि बजट तो वही है। बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद जिस तरह भी अब्दुर्रहमान भाई कह रहे थे कि जैसी भी सूरत हाल हो, लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि इनका इनकाद होने जा रहा है, जिसको लोगों को भी वेलकम करना चाहिए और बड़े एक्टिवली जो है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।